हर कहानी की शुरुआत होती है और कुछ साए कभी नहीं जाते। आज हम लेकर आए हैं 3 ऐसी कहानियां जो आपको रात भर डरा देगी। भैरवगढ़ का पुराना स्कूल, नींद वाली हवेली, रात का बंद मंदिर। अपने कमरे की लाइट्स ऑफ कर दे ताकि अच्छा हॉरर एक्सपीरियंस मिल। तैयार हो जाओ। इंडियन लार्ज स्पेस हॉरर, देसी चुड़ैल और इंडियन गोस्ट्स हॉन्टेड एक्सपीरियंसेस के लिए। ये है डायनामिक डार्क और ये है आज का एपिसोड 138 की शुरुआत। क्योंकि ऐसा हॉरर एक्सपीरियंस सिर्फ डायनामिक डार्क पार देखने को मिलता है। आज की पहली कहानी है भैरवगढ़ का पुराना स्कूल। भैरवगढ़ के बाहर एक पुराना स्कूल है जो लगभग 20 साल से बंद पड़ा है। गांव वाले कहते हैं कि सूरज ढलने के बाद इस स्कूल के पास भी नहीं जाना चाहिए। उनका मानना है कि रात होते ही वहां कुछ ऐसा जाग उठता है जो दिखाई तो नहीं देता, लेकिन महसूस जरूर होता है। लेकिन 3 दोस्त विक्रम, नितिन और समीर इन सब कहानियों को सिर्फ अफवाह समझते थे। एक रात सच जानने के लिए तीनों ने इस स्कूल के अंदर जाने का फैसला किया। रात के करीब 11 बजे तीनों अपनी टॉर्चेस लेकर स्कूल के पुराने लोहे के गेट के सामने खड़े थे। हवा धीरे धीरे चल रही थी और गेट अपने आप चीखने जैसी आवाज कर रहा था। बस आधा घंटा अंदर रहेंगे और फिर निकल जाएंगे, विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा। नितिन ने गेट को धक्का दिया और तीनों धीरे धीरे स्कूल के अंधेरे कंपाउंड में एंटर कर गए। जैसे ही वो बिल्डिंग के पास पहुंचे, उन्हें एक अजीब सी खामोशी महसूस हुई। ना हवा की आवाज, ना किसी जानवर की, जैसे पूरी जगह सांस रोककर खाली हो। तभी समीर की नजर स्कूल की दूसरी मंजिल की एक टूटी हुई खिड़की पर पड़ी। उसका चेहरा एकदम सेफ बैठ गया। उसने धीरे से कहा, तुम दोनों ने देखा? ऊपर वाली खिड़की में अभी कोई खड़ा था। स्कूल के अंदर कदम रखते ही विक्रम, नितिन और समीर को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। बाहर से बिल्डिंग जितनी पुरानी और टूटी फूटी लग रही थी, अंदर का माहौल उतना ही अलग था। तीनों धीरे धीरे पहली क्लासरूम के अंदर गए। रूम में धूल जरूर थी, लेकिन बेंचेस बिल्कुल सीधी लाइन में लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उन्हें हाल ही में अरेंज किया हो। समीर ने अपनी टॉर्च ब्लैक बोर्ड पर डाली। ब्लैक बोर्ड पर कुछ अधूरे शब्द चौक से लिखे हुए। सबसे अजीब बात ये थी कि चौक की लिखावट पुरानी नहीं लग रही थी। वो बिल्कुल नई और साफ दिख रही थी, जैसे कोई टीचर कुछ देर पहले ही पढ़कर गया हो। यार, ये स्कूल 20 साल से बंद है ना? नितिन ने धीरे से पूछा। किसी के पास जवाब नहीं था। तभी विक्रम की नजर टीचर की टेबल पार पड़ी। वहां एक अटेंडेंस रजिस्टर खुला हुआ पड़ा था। उसके पन्ने हवा ना होने के बावजूद धीरे धीरे अपने आप पलट रहे थे। तीनों एक दूसरे को देखने लगे और फिर क्लासरूम के पिछले कोने से किसी कुर्सी के घिसकने की हल्की सी आवाज सुनाई दी। लेकिन जब उन्होंने टॉर्च इस तरफ घुमाई, वहां कोई नहीं था। विक्रम, नितिन और समीर अब तक समझ नहीं पा रहे थे कि इस स्कूल में चल क्या रहा है। क्लासरूम की अजीब चीजें देखने के बाद तीनों वापस कॉरिडोर में आ गए। पूरा स्कूल खामोश था। फिर अचानक ट्रेन। स्कूल की बेल इतनी जोर से बाजी कि तीनों डर के मारे उछल पड़े। बेल की आवाज पूरी बिल्डिंग में गूंज उठी। लंबा कॉरिडोर इस आवाज को और भी डरावना बना रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बेल एक जगह से नहीं, बल्कि स्कूल के हर कोने से एक साथ बज रही हो। समीर ने तुरंत अपनी टॉर्च ऊपर घुमाई। ये कैसे हो सकता है? उसने घबराते हुए कहा। स्कूल में तो बिजली ही नहीं है। नितिन ने दीवार पर लगे पुराने स्विच बोर्ड को देखा।
तार बाहर निकले ही थे और मीटर सालों पहले हाई टॉट दिया गया था। लेकिन बेल फिर बाजी। ट्रेन। इस बार आवाज और करीब लग रही थी। तीनों चुप हो गए। तभी कॉरिडोर के दूसरे सायर पार किसी के दौड़ने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बच्चा तेजी से भाग रहा हो। लेकिन जब उन्होंने टॉर्च उस तरफ मारी, कॉरिडोर बिल्कुल खाली था। बेल की आवाज बंद होते हाई स्कूल में फिर से वही डरावनी खामोशी छा गई। विक्रम, नितिन और समीर कॉरिडोर के बीच खड़े थे। तभी उन्हें कॉरिडोर के दूसरे सायर पार किसी की हल्की सी परछाई नजर आई। शायद कोई वहां है, नितिन ने धीरे से कहा। इससे पहले कि विक्रम या समीर उसे रोक पाते, नितिन अपनी टॉर्च लेकर उस परछाई की तरफ बढ़ने लगा। हर कदम के साथ वो अंधेरे में और दूर जा रहा था। अरे नितिन रुक, विक्रम ने आवाज लगाई। लेकिन नितिन ने जैसे सुना ही नहीं। कुछ हाई सेकंड्स बाद वो कॉरिडोर के बिल्कुल आखिरी हिस्से तक पहुंच गया। उसकी टॉर्च की रोशनी अब मुश्किल से दिख रही थी। और फिर एक पल के लिए टॉर्च की रोशनी झिलमिलाई और नितिन गायब हो गया। बिल्कुल अचानक। ना कोई चीख, ना भागने की आवाज, बस एक सेकंड पहले वो वहां था और अगले सेकंड अंधेरा। नितिन, समीर जोर से चिल्लाया। नितिन मजाक मत कर। विक्रम और समीर उसकी तरफ दौड़े, लेकिन कॉरिडोर का एंड बिल्कुल खाली था। ना नितिन, ना उसकी टॉर्च, ना उसके पैरों के निशान। फिर अंधेरे से एक आवाज सुनाई दी, नितिन, नितिन, नितिन। लेकिन वो नितिन की आवाज नहीं थी। वो सिर्फ उनकी ही आवाजों की एको थी, जो अंधेरे में कहीं ज्यादा देर तक जिंदा रह गई थी। विक्रम और समीर अब पूरे कॉरिडोर में नितिन को ढूंढ चुके थे, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। स्कूल की खामोशी अब और भी भारी लग रही थी, जैसे बिल्डिंग उन्हें देख रही हो। दोनों वापस पहली क्लासरूम की तरफ भागे, शायद वहां कुछ क्लू मिल जाए। दरवाजा अब भी आधा खुला था और अंदर जाते ही उनकी नजर सीधे ब्लैकबोर्ड पार गई। ब्लैकबोर्ड पार चौक से कुछ लिखा हुआ था, लेकिन इस बार लिखावट पहले से अलग थी और जिंदा लग रही थी। धीरे धीरे उनके सामने चौक अपने आप चलने लगी। अटेंडेंस 321। विक्रम का गाला सूख गया। समीर ने धीरे से कहा, हम पहले 3 ना। और तभी ब्लैकबोर्ड के नीचे एक और लाइन अपने आप लिखी जाने लगी। एक नाम, नितिन। लेकिन अगले हाई सेकंड उस नाम के साथ एक और चीज जुड़ गई, प्रेजेंट। विक्रम ने पीछे मुड़कर समीर को देखा, पर समीर अब वहां नहीं था। सिर्फ उसकी टॉर्च जमीन पर पड़ी थी, जो अपने आप जल बुझ रही थी। ब्लैकबोर्ड पार अब एक हाई लाइन बाक गई थी, अटेंडेंस 1। और धीरे से चौक नीच गिरा, जैसे किसी ने लिखना अभी अभी खत्म किया हो। सुबह का वक्त हो चुका था। भैरवगढ़ का पुराना स्कूल बिल्कुल वैसे ही खड़ा था, टूटा हुआ, खाली और बिल्कुल चुप। गांव के कुछ लोग और पुलिस वहां पहुंच चुके थे जब उन्हें गेट के पास 2 लड़के खड़े मिले, विक्रम और समीर। दोनों की हालत ठीक नहीं थी। कपड़े धूल से सेन ह्यूदा, आंखों में दार और कंफ्यूजन दोनों था। इंस्पेक्टर ने उनसे पूछा, अंदर कितने लोग द? विक्रम ने जवाब देने की कोशिश की, 3, हम 3 द। समीर ने तुरंत उसे देखा और धीरे से बोला, 3 नहीं, हम तो बस 2 हाय द। विक्रम रुक गया। उसके चेहरे पर अजीब सी उलझन आ गई, जैसे उसकी याद और सच में फर्क ही नहीं कर पा रहा हो। इंस्पेक्टर ने रिकॉर्ड बुक खोली और उसमें सिर्फ 2 नाम लिखे थे, विक्रम और समीर। किसी नितिन का कोई रिकॉर्ड नहीं था।
विक्रम ने गेट की तरफ देखा। स्कूल के अंदर एक पाल के लिए उसे लगा जैसे किसी क्लासरूम की खिड़की में एक शैडो खादे हो और एफआईआर गायब हो गई। समीर ने धीरे से कहा, शायद हम कभी टीम ही नहीं। और दोनों चुप हो गए। स्कूल अब भी वैसा ही था, जैसे उसने रात का एक नाम अपने अंदर रख लिया हो और उसे वापस देना भूल गया हो। आज की दूसरी कहानी है नीम वाली हवेली। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली है जो पिछले लगभग 40 साल से बंद पड़ी है। ना वहां कोई रहता है, ना कोई उसकी देखभाल करता है। फिर भी वो हवेली आज तक पूरी तरह गिरी नहीं। गांव वाले कहते हैं कि उस हवेली के पास जाना ही गलत है, खासकर रात के वक्त। उस हवेली के गेट के सामने एक बहुत बड़ा नीम का पेड़ खड़ा है, जिसके नीचे हमेशा अजीब सी ठंडक और खामोशी महसूस होती है। लोग कहते हैं कि जो भी उस पेड़ के नीचे ज्यादा देर रुकता है, उसको अंदर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इस कहानी में एक लड़की है, अनन्या। वो एक फोटो जर्नलिस्ट है जो पुरानी और भूली हुई जगहों की सच्चाई रिकॉर्ड करती है। उसने डिसाइड किया कि वो नीम वाली हवेली का सच दुनिया के सामने लाएगी। रात के करीब 10 बजे अनन्या अपना कैमरा लेकर उस हवेली के सामने खड़ी थी और नीम के पेड़ की परछाई उस पर ऐसे गिर रही थी जैसे वो उसे पहले से पहचानती हो। अनन्या अपना कैमरा टाइट पकड़कर धीरे धीरे नीम वाली हवेली के गेट की तरफ बढ़ती है। रात का अंधेरा गहरा होता जा रहा था और नीम के पेड़ की परछाई उसके ऊपर ऐसे गिर रही थी जैसे उसको रोकना चाहती हो। वो कुछ पल के लिए रुकती है, एक गहरी सांस लेती है और फिर अपना हाथ पुराने लोहे के दरवाजे पर रखती है। दरवाजा बहुत धीरे से खुलता है, क्रीक, और जैसे ही दरवाजा पूरी तरह खुलता है, अंदर से एक तेज हवा का झोंका बाहर निकलता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने बहुत देर से सांस रोकी हो और अब अचानक छोड़ दी हो। अनन्या थोड़ी पीछे हो जाती है, पर अपनी हिम्मत को संभालती है। उसकी टॉर्च की रोशनी अंदर के अंधेरे में घुस जाती है, लेकिन अंदर का माहौल नॉर्मल नहीं लगता। हवेली के अंदर सब कुछ पुराने वक्त में फ्रोजन जैसा लग रहा था। दीवारों पर लगी तस्वीरें टेढ़ी लटकी हुई थी और फर्श पर धूल के निशान बिल्कुल नए लग रहे थे, जैसे कोई अभी अभी वहां से गुजरा हो। अनन्या धीरे से बोलती है, ये हवा सिर्फ हवा नहीं लग रही। अनन्या हवेली के अंदर धीरे धीरे आगे बढ़ती है। पहले सब कुछ नॉर्मल लगता है, टूटी हुई दीवारें, पुरानी तस्वीरें और घना अंधेरा। लेकिन फिर उसकी टॉर्च की रोशनी दीवार पर पड़ती है और वो रुक जाती है। दीवारों पर जो परछाइयां बनती है वो सीधी डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही, वो उल्टा चल रही है, जैसे कोई चीज समय को रिवर्स में खींच रही हो। अनन्या घबराकर पीछे मुड़ती है, पर परछाइयां अब भी उसके साथ नहीं, उसके खिलाफ चल रही होती है। अनन्या धीरे धीरे हवेली के अंदर कोर्टयार्ड तक पहुंचती है। उसकी टॉर्च की रोशनी जैसी हाई बीच में पड़ती है, वो रुक जाती है। कोर्टयार्ड के बिल्कुल सेंटर में एक बड़ा नीम का पेड़ अंदर से ही उगा हुआ होता है। उसकी जड़ें जमीन को तोड़कर हवेली के फर्श में घुस चुकी होती है, जैसे हवेली और पेड़ अलग चीजें हाय ना हो, बल्कि एक ही जिंदा चीज बन गए हो। अनन्या अपने हाथ का कैमरा उठाती है और नीम के पेड़ की फोटो लेने लगती है। उसकी सांसें तेज हो चुकी होती है, पर वो अपनी हिम्मत जोड़कर शटर प्रेस करती है। क्लिक। लेकिन जब वो कैमरा की स्क्रीन चेक करती है, वो फ्रीज हो जाती है। स्क्रीन पर हवेली का कोर्टयार्ड नहीं दिख रहा, सिर्फ वो नीम का पेड़ है और उस पेड़ की दरख्तों के बीच एक इंसान जैसा चेहरा उभार रहा होता है, अनन्या का अपना चेहरा। वो पीछे मुड़ती है।
पर अब उसको समझ नहीं आता कि वो अब भी असली दुनिया में है या अस तस्वीर के अंदर। सुबह गांव वेल जैब नीम वाली हवेली के पास पहुंचते हैं तो वहां पूरी हवेली गायब होती है। सिर्फ टूटा हुआ मलबा और एक बड़ा नीम का पेड़ खड़ा होता है। उसके नीचे कैमरा पड़ा होता है जिसमें लास्ट फोटो सिर्फ पेड़ और एक धुंधला सा चेहरा दिखता है और अनन्या का कोई निशान नहीं मिलता। आज की आखिरी कहानी है रात का बंद मंदिर। गांव के बाहर एक पुराना शिव मंदिर है जो सिर्फ दिन में खुलता है, लेकिन गांव के लोग कहते हैं कि रात को वहां से घंटी की आवाज आती है। इस कहानी में 3 दोस्त हैं, आरव, कारण और देव। रात के 12 बजे आरव अपने दोस्तों के प्रेशर में आके फैसला करता है कि वो मंदिर के अंदर जाएगा। कारण और देव उसे रोकने की कोशिश करते हैं, वापस मत जा, कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन आरव हल्की सी मुस्कान के साथ उनकी बात इग्नोर करता है और अंधेरे मंदिर के अंदर चल देता है। आरव धीरे धीरे मंदिर के अंदर एंटर करता है। कारण और देव बाहर रुककर उसे देखते रहते हैं, लेकिन अंधेरा इतना गहरा है कि वो कुछ देर में नजर से गायब सा हो जाता है। मंदिर के अंदर जाते ही आरव रुक जाता है। उसके सामने एक अजीब सा सीन होता है। पूरा मंदिर खाली है, लेकिन बीच में एक दिया जल रहा है, बिल्कुल स्टेडी फ्लेम के साथ। उसके पास ही आरती की थाली राखी हुई है, जैसे अभी अभी किसी ने यूज सेट किया हो। आरव चारों तरफ देखता है, लेकिन वहां कोई पुजारी नहीं होता। ना कोई आवाज, ना कोई मूवमेंट, सिर्फ जलता हुआ दिया और धीमी सी हवा। आरव धीरे धीरे मंदिर के और अंदर बढ़ता है। हर कदम के साथ उसका दिल और तेज धड़क रहा होता है। मंदिर का माहौल अब सिर्फ खाली नहीं, बल्कि अजीब सा जागता हुआ लगने लगता है। वो शिवलिंग के पास पहुंचता है और वही रुक जाता है। शिवलिंग के बिल्कुल सामने एक छोटा सा प्रसाद रखा होता है, बिल्कुल साफ और फ्रेश, जैसे अभी किसी ने यही छोड़ा हो। आरव कंफ्यूज होकर देखता है और जैसे ही उसकी टॉर्च उस पर पड़ती है, वो फ्रीज हो जाता है। प्रसाद के ऊपर साफ साफ लिखा होता है, आरव का नाम। वो पीछे हटता है, उसकी सांसें हैवी हो जाती है। ये मेरा नाम कैसे, वो धीरे से बोलता है। तभी मंदिर के अंदर एक हल्की सी हवा चलती है और प्रसाद थोड़ा सा हिलता है, जैसे किसी ने अभी अभी यूज टच किया हो। और शिवलिंग के पीछे से एक बहुत धीमी आवाज आती है, तू आया ही क्यों, जब तुझे पहले से पता था ये जगह तेरा इंतजार कर रही है। आरव प्रसाद पर लिखा अपना नाम देखकर डर से पीछे मुड़ता है। मंदिर का माहौल और भी ज्यादा हैवी हो चुका होता है, जैसे हवा भी रुक गई हो। जैसे ही वो पूरी तरह मुड़ता है, एक धीमी सी आवाज मंदिर के अंधेरे में गूंजती है, तू लेट हो गया। आरव तुरंत चारों तरफ देखता है, लेकिन वहां कोई भी नहीं होता, सिर्फ जलता हुआ दिया और खाली मंदिर की खामोशी। सुबह का वक्त होता है। गांव वेल जैब मंदिर का गेट खोलते हैं तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल और शांत लगता है, जैसे रात को कुछ हुआ ही नहीं हो। लेकिन एंट्रेंस के पास सब रुक जाते हैं। जमीन पर सिर्फ एक हाई पेयर के फुटप्रिंट्स दिखते हैं जो मंदिर के अंदर जा रहे होते हैं, लेकिन बाहर आने के कोई निशान नहीं होते। ये था एंड ऑफ एपिसोड 138 ऑफ डायनामिक डार्क। कौन सी कहानी ने आपकी रात खराब करी? इन कमेंट्स में बताएं। सबसे डरवाना कमेंट पिन किया जाएगा। एपिसोड 139 जल्दी HII आ रहा है। इंडियन हॉरर स्टोरीज आर इवन डार्कर एंड मोर कर्स्ड। लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाए, शेयर करो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। अगर हिम्मत है डरवानी कहानियां सुनने की
रोज 7:45 PM पार ओनली ऑन डायनामिक डार्क।